भारतीय बाजार आज गुलजार है। करीब करीब 300-350 अंकों के आसपास की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी आधा % ऊपर है, रफली 106-107 अंकों की बढ़त के साथ ये भी कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक 1/4% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर है आईटी, 3.25% ऊपर कामकाज कर रहा है। सो आईटी की अगर तेजी को आप हटा देंगे तो बाजार में शायद बाकी कई जगह पर इतना एक्शन नहीं है, लेकिन हाँ आईटी आज सपोर्ट कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स आज प्रेशर में है, करीब 1400 शेयर मंदी में है और 1294 शेयर तेजी में, यानी 1:1 का रेशियो आप मोटा मोटा मान लीजिए। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जैन साहब मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। जैन साहब से हम बातचीत करेंगे उनकी इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी और आपके सवालों पर भी हम उनसे बातचीत करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे कहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, कहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन उनसे बातचीत करने पहले जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज कहाँ से खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है निफ्टी में, या सपोर्टिव बाइंग आज कहाँ पर है और कहाँ से आज मंदी आपको मेजरली आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज थोड़ी बहुत खरीदारी अगर निफ्टी के ऊपर नजर डाली जाए तो आज सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयरों में आता है HCL टेक का नाम और मैक्स हेल्थ केयर का नाम। मैक्स हेल्थ केयर करीब करीब 4% ऊपर और HCL टेक करीब करीब 4.25%। इनफैक्ट IT का ही बोलबाला है। सो HCL, इन्फोसिस, विप्रो, TCS 4 निफ्टी के नेक्स्ट 4 गेनर्स हैं मैक्स हेल्थ केयर के अलावा। गिरने वाले नामों में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल करीब 2% नीचे, NTPC 1% नीचे, मारुति 1% नीचे, कोल इंडिया 1% नीचे कामकाज कर रहा है। आज मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो सबसे ऊपर नाम आता है परसिस्टेंट का, 4% ऊपर ये भी है। सोना कॉमस्टार, कोफोर्ज और विशाल मेगामार्ट जहां पे खरीदारी है। आज टूटने वाले शेयरों की बात की जाए तो वारी एनर्जी, बायोकॉन, अशोक लेलैंड और IGL, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर आज थोड़ा बहुत प्रेशर है। साथ साथ मैरिको और में भी कुछ हद तक दबाव देखने को मिल रहा है। आज स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है, उसमें AB रियल स्टेट, नैटको फार्मा जहां तेजी है, FSL, नारायण हृदयालय लगातार बाइंग में है, यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। टूटने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज बिकवाली देखने को मिल रही है HBL इंजन में, KEC में, ग्लैंड में, चोला होल्डिंग में, जहां पर आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बातचीत कर लेते हैं जैन साहब से, जो कि हमारे साथ मौजूद भी हैं चर्चा करने के लिए। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। ये मुंबई में हो क्या अभी भी? नहीं नहीं सर, बनारस आ गए। आ गया ना, सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया सर। अपनी जगह पे है ना बनारस? हाँ हाँ, अपनी गली में आ गए, शेर हो गए। बहुत बढ़िया। अब जरा बताओ ये बाजार का क्या करना है, क्योंकि आज बैंक पीछे है लेकिन निफ्टी और IT दोनों, मतलब IT चल रहा है तो निफ्टी भी चल रहा है। सो क्या किया जाए आज? सर ये रेगुलर अपना डिस्कस होते आ रहा है कि बाजार तेज है और मैं डिप्स पे बायर ही रहूंगा। ओपनिंग में भी जब पहली कैंडल बनी थी 15 मिनट के, इसके हाई के ऊपर बाई करना था हमने अपने क्लाइंट्स को। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बाई दिया हुआ है। बैंक निफ्टी में भी टारगेट अचीव हुआ है, तो फ्रेश बाई बोलना गलत है। बट यहाँ से मेरे को वही टारगेट में रिपीट करूंगा, 60,000 पहला, और उसके बाद फिर नया टारगेट करीब करीब 61,500 एक्सटेंशन पे दिख रहा है। मैं फिलहाल 60,000 तक के लिए प्ले कर रहा हूँ। हर डिप, जैसे कल FVG फॉर्म हुआ था, आज उसमें टैप किया, तो मॉर्निंग से मैं वेट कर रहा था कि कब हायर लो बने और मैं बाई करूं। जैसे ही हायर लो कंफर्म हुआ था 11:30 पे, हमने अपने क्लाइंट्स को बाई दिया था और 11:30 पे ही निफ्टी ने हायर लो बनाया था VWAP के ऊपर और राइजिंग मूविंग एवरेजेस पे, तो वहां से हम बाई करके बैठे हैं। निफ्टी हमको लग रहा है स्विंग हाई आ चुकी है। अब 26,104 का जो टारगेट है हमारा, वो खुलते हुए दिख रहा है। प्रोबेबली जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग हो रही है, अगर डे एंड होते होते हम 26,104 टिका दें तो मेरे को बहुत सरप्राइज नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी उसकी 60-65% है। कल होने की प्रोबेबिलिटी 80-85% है। बट जिस हिसाब की शॉर्ट कवरिंग है, अगर आज ही आ जाए तो मेरे को बहुत ज्यादा सरप्राइज तो नहीं होगा। ये IT में पागलपने जैसी तेजियां देखने को मिल रही है, हर तरफ उछाल है कुछ ना कुछ। क्या लग रहा है, यहाँ पे बन गया क्या बॉटम? सर इन्फोसिस आपको याद होगा, 1460 से हमने बाय दिया था, 1539 का टारगेट अचीव किया था। उसके बाद 4 दिन के पुल बैक में सब घबरा रहे थे। आज देखिए वर्टिकली वापस रिवर्सल आ गया इन्फोसिस में। 1539 के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा, 1624 का टारगेट, हमारा जो दूसरा टारगेट था ट्रेडिंग का, वो खुल जाएगा। अब ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोग नोट नहीं करते हैं, ये ट्रेडिंग के टारगेट्स हैं। इन्वेस्टर्स को ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन, उसके पहले बेचने का या उसको उंगली करने का कोई मतलब नहीं है। शांति से इन्वेस्टर्स पकड़ के बैठे। ट्रेडर्स के लिए 1539 के बाद पुल बैक में बाई अपॉर्चुनिटी थी। आज ही ओपन लो के साथ चला था तो बाई कर सकते थे प्रीवियस डे हाई के ऊपर। 1539 आ गया, 1624 भी आ जाएगा। 1624 से फिर पुल बैक लेगा, फिर नए टारगेट्स आएंगे। बट इन्वेस्टर्स ऑल टाइम हाई के लिए प्ले कीजिए। TCS थोड़ी टिकट साइज बड़ी है, इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते हैं।
बट टीसीएस भी आपको याद होगा 3018 के नीचे हमने रिकमेंड किया था कि जितना आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं कर लीजिए। 3323 और 3586 दो ट्रेडिंग टारगेट रहेंगे और इन्वेस्टर्स के लिए ऑल टाइम हाई का टारगेट रहेगा। तीसरा और चौथा स्टॉक जो हमारी वॉच लिस्ट में था, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, वो दोनों भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है आईटी में हमने 5 चीज रिकमेंड की थी, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, और पांचवा था आईटी 20, आईटी का जो इंडेक्स का ईटीएफ है। पांचों परफॉर्म कर रहे हैं। तो आईटी के लिए तो आज सही में बढ़िया दिन है। 4.5% ऊपर एचसीएल। आप जरा अगर चार्ट वाइज देखेंगे तो निफ्टी के टॉप गेनर में एचसीएल टेक 4.5, इन्फोसिस 3.5, विप्रो 2, टीसीएस 2। मिड कैप पे अगर आप जाएंगे तो एलटीआईएम 5, एचसीएल टेक के अलावा मतलब कुछ और अगर आईटी तो बाकी सारी कंपनियों में भी टेक महिंद्रा वगैरह में 1.5 से 2% की तेजी। तो पूरा सेक्टर ही जबरदस्त तेजी में कामकाज कर रहा है। खैर, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे आपके सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। माध्यम आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9311121874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब यहाँ पर भी कमेंट के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। पहला सवाल आया है विशाल राउत साहब का। इनके पास बीएलएस ई सर्विसेज के शेयर हैं 206 रुपए के दाम पर। अब इसमें करना क्या चाहिए, ये सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं। बीएलएस ई सर्विसेज पैटर्न तो ठीक लग रहा है सर। 715 के का एवरेज वॉल्यूम है, 7 लाख का, 2000 करोड़ का मार्केट कैप। सेल्स इनकी 3 क्वार्टर से अच्छी आ रही है, 250% सेल्स ग्रोथ है। मार्जिन थोड़ी सुधर जाती तो ईपीएस भी अच्छा हो जाता, बट 22 और 8% की ईपीएस ग्रोथ है। और डेली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है 125 दिन का। जैसे ही ये काउंटर 225 228 के ऊपर क्लोज करता है, इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आ जाएगी। 225 पकड़ लीजिए, 225 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद स्टॉक में करीब करीब 310 रुपए तक की तेजी बन सकती है। तो आपको एक राय दी गई है बीएलएस ई सर्विसेज के संदर्भ में। नागराज साहब पूछ रहे हैं कि पारादीप फॉस्फेट इन्होंने 165 रुपए के दाम पे लिया हुआ है। पूरा बाजार चल रहा है लेकिन ये अब नहीं चल रहा है। लोअर एंड सपोर्ट है 160 और 240 का टारगेट। आप भी कुछ ऐसे ही देख रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ सर। पारादीप आपको भी याद होगा, मेरे को तो अब रट गया है। इसमें हमने लगभग 23 सितंबर से बताना चालू किया था कि 196 के नीचे डंपिंग एक्टिविटी दिख रही है, और कंफर्म 7 अक्टूबर को हुआ था 196 के रिजेक्शन से। 155.63 का पहला टारगेट खुला था, और अगर 155.63 टूटता है, मतलब 154 पकड़ लीजिए क्लोजिंग बेसिस पे 1 रुपए का बफर देके, 154 टूटता है तो और लंबी डाउनसाइड खुलेगी 135 रुपए तक। तो स्टॉक 196 से बेरिश है, और अभी कोई भी बुलिश एविडेंस स्टॉक में नहीं दिख रहा है। तो कोई भी बुलिश एविडेंस फिलहाल स्टॉक के अंदर नहीं दिखाई पड़ रहा है। शिवराम शेट्टी साहब आपको नमस्कार कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि मान इंडस्ट्रीज, हाँ मान इंडस्ट्रीज ही है शायद ये, इन्होंने 120 रुपए के दाम पे खरीद रखा है 850 शेयर, और बंधन खरीद रखा है 265 रुपए के दाम पे। क्या कर, नहीं सॉरी, हैप्पीएस्ट माइंड खरीद रखा है इन्होंने 850 रुपए पे, और बंधन बैंक खरीद रखा है 265 रुपए के दाम पे। मान इंडस्ट्री नहीं है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए, बंधन बैंक में 156 का अभी फिलहाल उसके नीचे टिक रहा है। अब जब तक 156 के नीचे टिका है, मैं अवॉइड की लिस्ट में डालूंगा, मैं बेरिश नहीं मानूंगा। 156 160 की जोन वीकली चार्ट पे जैसे ही निकालता है, 180 का टारगेट खुलेगा, और 180 के ऊपर 211। इसको मैं पुल बैक की तरह देख रहा हूँ। लॉन्ग टर्म चार्ट पे बॉटम आउट फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैं अब यहाँ से सेलर नहीं रहूंगा इसमें। 156 160 की जोन निकलती है तो मैं बायर ही रहूंगा बंधन बैंक में। हैप्पीएस्ट माइंड में डेड कैट बाउंस आ सकता है टुवर्ड्स 20 वीक मूविंग एवरेज 552 तक। बाकी हैप्पीएस्ट माइंड बाइंग जैसा तो कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। डेड कैट बाउंस जरूर 10-12% का दे सकता है, बट बाइंग का स्ट्रक्चर नहीं है। तो आपको एक राय यहां पर दी गई है। वेक्टर जी पूछ रहे हैं कि इनके पास पीसी ज्वेलर है, 17 रुपए के दाम पे खरीदारी है, यहां क्या करना चाहिए? पीसी ज्वेलर में बैठा हूं सर 10 रुपए 54 पैसे के लिए, 10.54 के आसपास। फिर मैं मंथली चार्ट पे इसको और वीकली पे इसको वॉच करना स्टार्ट कर दूंगा। वहां पे किसी तरह का मेरे को एक पॉजिटिव रिएक्शन, चाहे वो बड़ा हैमर मिले 10.54 को स्वीप करने वाला,
बड़ी रिवर्सल कैंडल मिले या कुछ भी वीकली या मंथली पे जब मेरे को रिवर्सल बनेगा तो मैं 20 रुपए के लिए इनिशियली इसको बाई करना स्टार्ट करूंगा। तो स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में जरूर है, बट इमीडिएट बाई की कोई पैटर्न नहीं है। तो इमीडिएट बाय की साइड का तो एटलीस्ट कोई पैटर्न यहाँ नहीं बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक राय आपको ज़रूर दी गई है। नैन्सी जी हमारी मेंबर भी हैं, इनका एक सवाल आया है जैगल प्रीपेड को लेकर। 401 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है और एनएमडीसी स्टील 44 रुपये के दाम पे खरीदारी है। क्या करना चाहिए इन दोनों पे? जैगल प्रीपेड, जैगल प्रीपेड में 399 के ऊपर अभी ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फील जैसा दिख रहा है आज के सेशन में, बट ये बुलिश कैप अप था अर्निंग्स का 12 नवंबर को। तो मैं इसको अभी तो बेरिश नहीं मान रहा हूं जब तक ये स्टॉक 370 के ऊपर टिका हुआ है। तो मे बी यहाँ से 1-2 दिन शेकआउट करके कंसोलिडेशन करेगा, टाइट रेंज बनाएगा, उसके बाद चलेगा। तो जब तक 370 प्रोटेक्टेड है, 375 के आसपास सपोर्ट है, राउंड फिगर 370 पकड़ लीजिए, जब तक 370 प्रोटेक्टेड है लॉन्ग रहिए। फ्रेश बाइंग का अगर कोई देख रहा है तो 400 के ऊपर क्लोजिंग के बाद फ्रेश बाइंग कीजिएगा। दोनों केस में 499 तक के टारगेट मिल सकते हैं। मैं बहुत बेरिश नहीं हूँ स्टॉक पे। ओके, मृदु जी का एक सवाल आया कि रिलायंस और निफ्टी दोनों के चार्ट सेम है, अगर निफ्टी 25,104 मारेगा तो रिलायंस पे ट्रेड ले लिया जाए क्या? सर एक पिछला सवाल एनएमडीसी स्टील रह गया था। एनएमडीसी स्टील 43 के आसपास अच्छी कंसोलिडेशन है। इसको अगर इन्वेस्टर के तौर पे बाई करेंगे तो 58 से 60 तक का टारगेट मिल जाएगा। अब आए रिलायंस पे, 305 दिन का इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन चुका है। मंथली पे देखेंगे तो लगभग 15 महीना, वीकली पे 64 हफ्ते और डेली पे आता है 305 दिन का। अब इसका अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है 1540 के ऊपर तो रिलायंस में खुद अपने लिए बाई करूंगा। पहला टारगेट ऑल टाइम हाई, दूसरा टारगेट 2000 से 2200 की रेंज रहेगी। तो पैसा कल एफडी से निकाल के, क्योंकि कहीं कोई ट्रेड नहीं दिख रहा था मेरे 4-5 काउंटर में, तो पैसा एफडी में था, कल ही एफडी से पैसा निकाल के ट्रेडिंग अकाउंट में स्विच किया है। जिस दिन रिलायंस मिल जाए उस दिन रिलायंस में बाई कर लेंगे। दूसरा एक स्टॉक था इन्फी बीम, जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि 20 रुपए 2 पैसा निकलता है तो मैं बाई करूंगा। अब गलती से ये हुआ है कि हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड कर दिया है, अब फिर वही 30 डे वाली विंडो में फंस गया तो मैं नहीं ले पाया इसको। बट अगर आज 20 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो छोटा सा आपका स्टॉप लॉस बनेगा 19 रुपए का, टारगेट आपका 24 रुपए का बनेगा, यानी 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड। क्वांटिटी कैलकुलेशन लोगों को पता ही है कैसे करना है, 1% निकालना है, 1 रुपए का डिफरेंस है, 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है इन्फीबीम और बाकी स्टॉक्स के संदर्भ में भी। आहिल खान साहब के 2 सवाल हैं। पहला है वारी एनर्जी में क्या वो नई एंट्री कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और दूसरा आईजीआई में क्या इशू है, रोज बरोज नीचे आ रहा है। अपडेट मैं पहले दे दूं कि वारी में एक इनकम टैक्स की रेड पड़ी है जिसकी वजह से शेयर नीचे है। सो अब आगे आप जैन साहब अपना जवाब दो। सर वारी में अगेन ये प्रोबेबली कहीं ना कहीं मार्केट सेंस कर रहा था, नहीं तो ये जिस स्ट्रेंथ के साथ 3445 का ब्रेकआउट दिया था और 3743 का टारगेट अचीव करने के बाद लोअर वॉल्यूम पे पुल बैक था, मोस्ट लाइकली इसको रिवर्सल देना था। लेकिन पिछले 7-8 दिन की एक्टिविटी एकदम जो डंप हुई थी, प्रोबेबली कहीं ना कहीं सेंस था कि कुछ ना कुछ खराब न्यूज आने वाली है। इन ऑल केसेस 3116 अभी प्रोटेक्ट हो गया है। अगर 3116 या राउंड फिगर 3100 पकड़ लीजिए, ये टूटता है तो फिर स्टॉक में लंबी डाउनसाइड खुलेगी। करीब करीब पहला टारगेट 2850 का रहेगा। तो 3100 के नीचे क्लोज करें तो क्लियरली स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। दूसरा आईजीआईएल, आपने बोला आईपीओ बेस ही नहीं बना है, मतलब आईजीआईएल का चार्ट लगा के मैक्स करके आप दिखाएंगे तो आईपीओ के बाद जो 4-5 दिन की अप मूव में जूस निकालना होता है वो मिली थी, उसके बाद से यूं डाउन मूव आई है और फिर वहीं गोल गोल घूम रहा है, एक बॉक्स बना रहा है। इंटरेस्ट तब आना चाहिए जब बॉक्स का हाई निकले 424 रुपए 35 पैसे, 424 रुपए 35 पैसे, उसके पहले स्टॉक में इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। तो आईजीआई केस में ये शेयर अपने आईपीओ से करीब करीब 54% चला, और 54% चलने के बाद इशू प्राइस से, और उसके बाद वहाँ से करीब करीब 50% नीचे भी आ गया अपने हाई से। सो ऐसे बहुत सारे नाम है, आईजीआई नहीं, आप एपीजे सुरेंद्र को लगाइए उसका भी सेम हाल है, विक्रम सोलर को लगाइए उसका भी सेम हाल है, एचडीबी फाइनेंशियल को लगाइए, टाटा कैपिटल को लगाइए, ये सभी वही नाम है जिन्होंने एक तरफा तेजी दिखाई आईपीओ के बाद और सबके सब वहाँ से नीचे आ रहे हैं। विक्रम सोलर का मैक्सिमम चार्ट लगाइए डॉक्टर साहब, वहाँ आपको सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होगी, ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये इशू प्राइस से शुरू होता है, लिस्ट हुए, प्रीमियम दिखाया और वापस नीचे आ गए।
सो ये थोड़ा आजकल चल ही रहा है ट्रेंड, जरा इसको भी ध्यान रखिएगा। एक सवाल आया है अर्पित जी का, ये फेडरल बैंक में वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट है, आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है सर। इसमें आपने जो नाम लिया उसमें मैं दो तीन नाम और जोड़ दूं। बहुत बहुचर्चित रहे ओला इलेक्ट्रिक, टाटा कैपिटल, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू सीमेंट। इसीलिए और जो आपने कहा आजकल ट्रेंड चल रहा है, ये हम आजकल नोटिस करना चालू किए हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रेड मैंने बुक कितनी बार रेकमेंड की थी कि इसको पढ़िए। इसमें कम से कम 40-50 जो बड़े देश हैं जहां पे स्टॉक मार्केट का बड़ा काम होता है, वहां पे हजारों कंपनी स्टडी करके उन्होंने फॉर्मूला, मतलब ये स्टैंडर्ड निकाला था कि आईपीओ 3 से 5 दिन में अपना जूस निकाल के बेच लीजिए अगर पॉजिटिव लिस्टिंग है, नेगेटिव लिस्टिंग को तुरंत बेचिए, पॉजिटिव 3 से 5 दिन, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। बहुत सारे स्टॉक में आईपीओ बेस बनने के पहले 40 से 50% गिरावट आती है। तो अगर बेसिक रूल्स नहीं पढ़ेंगे तो हमेशा इसी तरीके से आईपीओ में आप हर आईपीओ में सवाल पूछेंगे क्या करना है, जबकि करना एक ही चीज है। क्लियरली उनने हजारों स्टॉक्स पे स्टडी करके अगर कोई चीज निकाली है तो हमको तो बिलीव करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर या तो हम मेहनत करें उतनी, या फिर जिसने की है हम पैसा देके उसकी बुक खरीदें तो फिर माने। और सामने सामने पिछले 1.5 साल के आईपीओ में ये चीज दिखी रही है, तो वो बार बार सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं करता अगर आप उससे सबक नहीं ले रहे हैं। अब आ जाए फेडरल बैंक पे। 10 महीना 46 हफ्ता 220 दिन इसका ब्रेकआउट आया था कपनल पैटर्न का 20 अक्टूबर को। वॉल्यूम राइज था 786%, 55 मिलियन का। 217 पे ब्रेकआउट था। करीब करीब 290 का एक ब्रॉडर टारगेट है। इनिशियल एक्सटेंशन का जो टारगेट था 245 ये हो गया है, लेकिन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिख रही। 2-4 दिन में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो घबराने की बहुत जरूरत नहीं है। पैटर्न बिल्कुल इंटैक्ट है, 290 जाने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो आपको एक फेडरल बैंक को लेकर भी राय दी गई है। ग्रो स्टॉक में क्या करें, किस प्राइस पर इसको लिया जा सकता है? मतलब ये जैन सा बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था, इस पर हम बात करते भी आगे, लेकिन पहले ही सवाल आ गया तो पूछ ही लेता हूँ। जरा डॉक्टर साहब इसका मैक्स चार्ट लाइए, क्योंकि ये शेयर में 6 सत्रों में आपका 70 रुपये का आईपीओ, नहीं 100 रुपये का आईपीओ 200 रुपये छू के आ चुका है। सो 100% ऑलमोस्ट गेन मिल चुका है 6 सेशन में, और उसके बाद आज इसमें लोअर सर्किट लगा। तो जैन साहब कितना वायबल है ये कि आपको ऑलरेडी 100% गेन तो आ चुका है, अब लोगों को खरीदारी करनी है, इसमें क्या करना चाहिए? आज तो लोअर सर्किट है। सर कल भी ये डिस्कस हुआ था कि 179 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 179.50 का लो है, 179 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस लगा के एक बार होल्ड कर सकते हैं, या फिर 5वां अप डे है इससे निकल जाइए। दोनों में से जो आपको अच्छा लग रहा हो वो कर लीजिए। अगर आपने दोनों नहीं किया है तो अभी भी आप आईपीओस नहीं समझ पाए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ पे एक बार ओला का चार्ट लगा देंगे, ओला इलेक्ट्रिक, ओला ईएलईसी, ओला इलेक्ट्रिक, सेम चीज हुई थी। 5 दिन में अच्छा चला था, 7-8 दिन में मैक्स कर दीजिए इसको, मैक्स पहले 5-7 दिन में यूं चला था और उसके बाद यूं मुंह के बल गिरा था। यही जेएसडब्ल्यू सीमेंट में हुआ, यही बजाज हाउसिंग फाइनेंस में हुआ। पिछले 1.5 साल के कोई भी आईपीओ उठा के देख लीजिए, सब में यही हुआ कि पहले 5 दिन रैली, फिर 50% करेक्शन। बोलते बोलते अब मैं थक चुका हूं, मगर वो गलतियां अगर रिटेल करना मतलब करते रहेंगे तो आप पैसा देते रहेंगे। एट वन पॉइंट जाके आपको कहीं तो सीखना पड़ेगा। मेरे लिए आईआर भी वो सबक था कि 70% लॉस के बाद की रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, फिर एक अदानी ग्रीन, जब इसका नाम कुछ और था, तब 52-53 रुपए में लेके मैंने 30-40 रुपए ऊपर बेचा था कि 70-80% मिल गया, वहां से वो 3000 चला गया था। तो आईपीओ बेस उसके बाद मैंने सीखा था, एचईजी के बाद मैंने बाइंग क्लाइमेक्स सीखना स्टार्ट किया था। तो कहीं तो एक जगह फुल स्टॉप लगा के सबक सीखिए और वहां से अपनी स्टडी करना स्टार्ट कीजिए कि आईपीओ में क्या हो रहा है। तो सिचुएशन वैसी बने ना बने पता नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि 100% गेन ज़रूर आ चुका है। सो अब वो गेन आपको कितना चाहिए ये तो आप ही तय करेंगे, लेकिन 100% भी कम गेन नहीं होता उस बाज़ार में, जिस बाज़ार में आप 15% म्यूचुअल फंड निकाल के देता है आपको साल भर में, आपको 6 दिन में ही 100% मिल चुका है। एनीवेज, एक सवाल आया है अंशुल सर आपके लिए। इन्होंने M&M फाइनेंशियल के शेयर ले रखे हैं, 2 लाख नाइव्स करना है, मतलब ये समझ में नहीं आया क्या लिखा है इन्होंने, लेकिन इन्होंने ये शेयर ले रखा है M&M फाइनेंशियल का। अभी क्या किया जाए इसमें? सर जो भी इन्होंने किया है बेहतरीन किया है। एलटीएफ में 90 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था,
170 से 309 स्टॉप गया है। इसमें भी लगभग 124 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है 316 पे। अगर ये 299 का अपना स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस टू नहीं, इनिशियल स्टॉप लॉस टू 292 का है, तो 290 रुपए पकड़ लीजिए। 315 पे ब्रेकआउट है, 290 रुपए के नीचे अगर क्लोज करता है तो पैटर्न फेल हो जाएगा। अगर ये पैटर्न सक्सेसफुल होता है तो करीब करीब 500 से 600 रुपए का टारगेट अगले 2 साल में मिल सकता है। एलटीएफ नॉन स्टॉप तुरंत चल गया, इसका ये मतलब नहीं हर स्टॉक चल जाएगा। हाँ, एक्सपेक्टेशन इसमें भी है कि ये फटाफट चलेगा, बट मैं टाइम बाय करके चल रहा हूँ कि 2 साल लग सकता है 600 जाने में। एक सवाल आया है जीत गुर्जर साहब का, जो कि हमारे मेंबर भी हैं। ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने लास्ट ईयर रेलवे शेयर ले लिए हैं, जिसमें सारे के सारे शेयर अपर एंड पे लिए हैं। टीटागढ़, जुपिटर वैगन, टेक्समैको रेल, आईआरएफसी, सब में 50% लॉस है। अब बजट आ रहा है तो क्या एवरेज करें? सर देखिए, 2018 में एचईजी ने बाइंग क्लाइमेक्स किया था। जब तक 2018 वाले स्टॉक का बाइंग क्लाइमेक्स नहीं क्रॉस हो रहा है, हाई नहीं बन रहा है, मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूं कि 2024 जून में जो बना है उसके हाईस क्रॉस हो जाएंगे या उनमें कुछ हो जाएगा। मेरे को कोई उम्मीद नहीं। इसको मैक्स कर दीजिए एचईजी को तो दिख जाएगा। 2018 में बाइंग क्लाइमेक्स बना था, उसके बाद से केवल पुलबैक्स हैं और स्टॉक पिटा ही हुआ रहता है। राइट साइड में भी एक अपना ब्रेकआउट आया था, उस समय भी मीडिया पे ट्विटर पे बहुत चल रहा था कि एचईजी में ब्रेकआउट बना है, ग्रेफाइट में ब्रेकआउट बना है। तब भी आई वाज क्लियर कि ये फेल 90% ये फेल हो जाएगा, और वो फेल हो ही गया। कुछ बीएससी जैसे 2 बार बाइंग क्लाइमेक्स में गलत साबित किया, बट उससे आगे आप जाके देखिए तो 99% स्टॉक्स में सही रहे हैं बीएससी छोड़ के। बाइंग क्लाइमेक्स पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि अगली बार ना फंसे। फिलहाल तो इन स्टॉक्स में कुछ भी नहीं हो रहा है। अब 50 60 70% गिरने के बाद एग्जिट की सलाह तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि एचईजी भी 90% गिरने के बाद बाउंस बैक आएगा। तो बाउंस बैक के लिए वेट करने के अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है, मतलब कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। मैं इनफैक्ट सोच रहा था कि एचईजी में 4400 रुपये का ऑल टाइम हाई हुआ करता था, तो वो कभी इसने हिट नहीं किया। तो मैंने वही सोचा ये 1000 रुपये कैसे दिखाई पड़ रहा है। तो फिर देखा अक्टूबर में इनका एक स्टॉक स्प्लिट भी आया हुआ है, जिसमें ये 10 रुपये की फेस वैल्यू को 2 रुपये कर दिया इन्होंने। सो एग्जॉर्बिटेंट चला था उस टाइम, वो मुझे आज भी याद है 4400 रुपये तक गया था। उसके बाद ये भी, और ग्रेफाइट इंडिया भी सेम ऐसे ही है, उसका भी सेम ऐसी ही चार्ट है। वहाँ पर भी एक बारी तेज़ी आई, उसके बाद ठंडा पड़ गया। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों में। एक और सवाल जो हमारे पास आया है वो है निष्ठा श्रीवास्तव जी का। ये हमारी मेंबर भी हैं। ये पूछ रहे हैं कि एशियन पेंट्स को क्या करना चाहिए। इन्होंने 2400 रुपये के दाम पे खरीदारी की है और 140 रुपये के दाम पे बेल राइज में खरीदारी की है। इसमें करें क्या? और जैन साहब, आपको याद ही होगा कि एशियन पेंट पे हम कितने लंबे और कितने बड़े डिस्कशन कर चुके हैं। क्या किया जाए अब? एशियन पेंट वो दूसरा स्टॉक होगा सर जिसमें मैंने सबसे ज्यादा ट्रोलिंग, या मतलब जिसको या यूपी की भाषा में कहते हैं गालियां खाई हैं। बट नॉनदलेस 2 महीने बाद चला, लेकिन बढ़िया चला। 2250 रुपए से 2900 रुपए आ गया है। ट्रेडिंग के जितने टारगेट्स थे लगभग सब खत्म हो चुके हैं। 2732 के बाद तो ट्रेडिंग का कोई टारगेट बचा भी नहीं था। उसको एक्सटेंड करते हुए अर्निंग्स की वजह से मोमेंटम आया है, तो एक्सटेंड कर गया है। यहां से अब मैं देख रहा हूं कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 2700 2750 की जोन तक। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं, छेड़ने की जरूरत नहीं है। ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन आपको मिलेगा, बस आपको पेशेंस सब्र रखना है। रखे रहेंगे तो ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन मिलेगा। तो आपके लिए राय यही कि आप फिलहाल बने रहिए एशियन पेंट्स के अंदर। और बेल राइज? बेल राइज आज ही हमने बाई दिया है सर सुबह वापस अपने क्लाइंट्स को, तो हमारे क्लाइंट कुछ लॉन्ग हो सकते हैं। बेल राइज पे 156 का ब्रेकआउट एक बार फेल किया, मतलब रीटेस्ट किया, दोबारा हाई बनाया, फिर फेल किया, लॉन्ग लिक्विडेशन के टारगेट करके दोबारा ब्रेकआउट देके पुल बैक लिया, और आज फ्रेश ब्रेकआउट बन रहा है। स्टॉक जैसे ही 168.50 के ऊपर टिकेगा, 190 195 का टारगेट खुलेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, 155 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना है। अगर वो नहीं कटा तो आपको 190 195 आराम से मिलेगा। तो एक राय आपको बेल राइज के रेफरेंस में भी दी गई है। कुछ और सवालों में एक सवाल हमारे पास आया हुआ है हमारे रेगुलर दर्शक साईं प्रवीण साहब का। नुवोको विस्टा ये पूछ रहे हैं कि इसमें लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या खरीदारी करें, अवॉइड करें? नुवोको विस्टा नहीं सर, नुवोको विस्टा 475 का लेवल नहीं पार कर पाया। ये मेरे को याद है कि 449 जब टूटा था तब से हम वेट एंड वॉच के मोड पे आ गए हैं।
बेरिश नहीं हूं, बट इस फॉल में जैसे ही बुलिश एविडेंस बने मंथली पे या वीकली पे, आप नुवोको विस्टा बाय करके चलिए। पहले 475, फिर ऑल टाइम हाई दोनों मिलेगा। आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट था, हालांकि उसके थोड़ा नीचे है, बट सीमेंट एज ए स्टोरी मेरे को पसंद है, तो मैं बुलिश एविडेंस पे बायर ही रहूंगा। तो आपके सामने नुवोको विस्टा को लेकर एक राय आप सुन भी रहे थे। इसके अलावा एक मोहम्मद जुनैद साहब का सवाल आया, ये पूछ रहे हैं कि गोल्डियाम इंटरनेशनल के अंदर क्या करना चाहिए। रेंज में है सर 304 483, रेंज के लोअर एंड के नीचे फील्ड लो बना है, वापस हायर लो बना है, तो 43 तक आ सकता है। बट बहुत मरा मरा हुआ चलेगा, क्योंकि डाइवर्जेंस क्लियरली विजिबल है वीकली मंथली पे। स्लो एंड स्टडी 483 जा सकता है, खराब 304 के नीचे हो जाएगा। तो 304 के नीचे शायद थोड़ा खराब होता हुआ दिखाई पड़े, उस हिसाब से भी आप इसको देख लेना। एक नागेंद्र सिंह साहब का सवाल आया है जीएमडीसी को लेकर। इन्होंने 594 रुपए के दाम पे खरीदारी की है, अब ये 1 से 2 महीना और दे सकते हैं, यहाँ क्या करें। 565 के नीचे क्लोज कर दिया है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। जिसने भी ब्रेकआउट 451 पे खरीदा था 451 पे, 565 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, तो अब उनकी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जिसमें पहला 485 और दूसरा 440 के राउंड तक आ सकता है, तो अभी तो नीचे लग रहा है। तो अभी तो नीचे की तरफ दिखाई पड़ रहा है, उस हिसाब से आप इस स्टॉक को देखना। एक सवाल है एनएमडीसी के ऊपर, 70 रुपए के दाम पे खरीदारी की है अभिनव सिंह साहब ने। वो पूछ रहे हैं कि क्या इसी में बने रहें या कोई और बढ़िया नाम आपको दिख रहा है जिसमें स्विच करें। हिप हॉप करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एनएमडीसी लिए हैं तो भी बहुत बेहतरीन है। 79 का जिस दिन ब्रेकआउट आएगा 86.97, और फिर 100 रुपए जाना, इसको 100 रुपए है। एशियन पेंट्स वाली गलती अगर आपको करना है टाइमिंग की, तो फिर मुंह देखते रह जाएंगे, वही अदानी पावर में हुआ। ले लिए हैं, आराम से बैठे रहिए, जिस दिन 79 के ऊपर क्लोज करे, थोड़ा सा ऐड करना हो तो कर लीजिएगा। 87 पहला जा रहा है, और 100 रुपए मतलब 99 to 100 दूसरा जा रहा है। टाइमिंग करेंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो टाइमिंग मत करिए, वरना पैसा नहीं कमा पाएंगे, ये आपको एक राय साफ साफ दी जा रही है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में एक और हमारे पास स्टॉक आया हुआ है, सवाल आया हुआ है कल्याण जी का। ये पूछ रहे हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स के 340 रुपए के दाम पे शेयर खरीदे थे, ये हर रोज़ नीचे जाता जा रहा है और आखिर में ऊपर उठ जाता है। प्रमोटर ज़ीरो है, क्या करा जाए इसमें। सर क्रॉम्पटन ग्रीन स्मॉल कैप 250 का भी हिस्सा है, और एफआईआई की ठीक ठाक होल्डिंग है। बट गर्मी वाली थीम ये मार्च अप्रैल में नहीं चली थी, जब इसने ये छोड़ा था, अगस्त का हाई तोड़ा था, उसके बाद से अगस्त 2024, और इस साल जब गर्मी की थीम में काफी बाई आ रहे थे, स्टॉक लोअर एंड पे था, और वो भी लेवल फेल किया है 316 का। लॉन्ग लिक्विडेशन चल रही है, 256 पहला टारगेट है, तो अभी भी डाउनसाइड बची हुई है। 256 से लेके 246 के बीच में ये स्टॉक आ सकता है। तो ये एक राय आपको दी गई है। लाला जी हमारे मेंबर हैं, इनका एक सवाल आया है अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। 1115 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या इनका टारगेट आएगा शॉर्ट टर्म में। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट अर्निंग्स के बाद मंडे को बड़ा गैप अप दिया था, लगभग 100 रुपए चला था। ट्यूसडे फिर लगभग 70-72 रुपए चला है। आज इनसाइड बार है, मेरे को ये स्टॉक 1174 रुपए जाते हुए दिख रहा है। एक स्लाइड छोटा सा रेजिस्टेंस 1117 पे भी है, बट मेरे को 1174 जाते हुए दिख रहा है। तो तो पूछ रहा है कि यहाँ पर एक जो मूव है वो देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। संजय सिंह साहब पूछ रहे हैं कि भारत सीट अभी लेना चाहिए कि नहीं, इसमें खरीदारी अगर करें तो कहाँ करनी चाहिए। भारत सीट, भारत सीट नहीं करना चाहिए सर। 192.60 के नीचे आ गया है, जब तक ये 192.60 195 के नीचे टिक रहा है, एक बार अवॉइड कीजिए। हालांकि वीकली पे लास्ट वीक हल्की रिजेक्शन थी, करंट वीक भी हैमर ही है, बट मैं 195 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देखना चाहूंगा, तब मैं बाई करूंगा, अभी तो नहीं कर रहा मैं।